विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग रैखिक नियत संबंध के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन के बारे में। इसको इंग्लिश में फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़े कि नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन क्या होता है। अगर अपने को दो चल दिए गए हैं, ठीक है, दो चल, एक x दिया गया है और दूसरा y दिया गया है, तो दोनों चलों के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है और उस संबंध ज्ञात करने के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों चलों के बीच के संबंध को अगर प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित कैसे करेंगे, एक रेखा बना करके आलेख की रीति से अगर सॉल्व किया जाए तो प्रदर्शित करने वाली रेखा प्राप्त करने की विधि, ये रेखा कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी विधि को नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन कहते हैं। फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर अपने को दो चल दिया गया हो तो दोनों चलों के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अब उस संबंध को अगर प्रदर्शित किया जाए तो संबंध जब प्रदर्शित करेंगे तो जिस विधि से ये रेखा प्राप्त की जाती है उस विधि को नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन कहते हैं। देखिए अब इसकी मैं परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ हूँ कि दो चलों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने वाली रेखा को प्राप्त करने की विधि को नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन कहते हैं। अब नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन प्राप्त करने की दो विधियां हैं। ध्यान रखना, नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। और ये टॉपिक बोर्ड की एग्जाम में कई बार एक एक वाक्य में पूछा जा चुका है कि नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन ज्ञात करने की विधियों के नाम लिखो। तो पहली जो विधि होती है उसको हम लोग नाम देते हैं विकीर्ण आरेख की विधि या विकीर्ण आकृति की विधि, विकीर्ण आकृति की विधि। और जो दूसरी विधि होती है न्यूनतम वर्ग की विधि होती है। ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी है। किसके लिए? बोर्ड की परीक्षा के लिए। कि नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तो दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि होती है? विकीर्ण आकृति की विधि और न्यूनतम वर्ग की विधि। अब इसमें हम लोग सबसे पहला विकीर्ण आकृति की विधि पढ़े कि विकीर्ण आकृति की विधि को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विकीर्ण आकृति की विधि। विकीर्ण आकृति की विधि में दो चल होते हैं, अपने को तो पता है। दोनों चलों के जो युग्म होते हैं इस तरह से x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, डैश 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 xn yn, यानी x और y चलों की कीमत अगर दिया गया हो और उस कीमत से सबसे पहले देखो ये क्या रहेगा, अपने को दिया गया रहेगा और उससे अपने करेंगे क्या, विकीर्ण आकृति बनाएंगे, यानी विकीर्ण आरेख बना देंगे। उसका आलेख पत्र पर आलेख बनाएंगे और विकीर्ण आकृति बना करके और विकीर्ण आलेख में जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं के आसपास से, यानी अधिकांश बिंदुओं के आसपास से गुजरने वाली एक रेखा खींचेंगे। गुजरने वाली एक रेखा खींची जाती है। अब देखो फिर से ध्यान से समझो, विकीर्ण आकृति की विधि में क्या होता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, डैश 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 xn yn दिया गया हो और इसको देखो यहाँ पर दो दो युग्म एक साथ दिए रहते हैं तो इनको युग्म भी बोला जाता है। तो उससे विकीर्ण आकृति खींचते हैं। विकीर्ण आकृति खींचने के बाद अधिकांश बिंदुओं के आसपास गुजरने वाली एक रेखा खींचते हैं। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझे तो देखिए यहाँ पर विज्ञापन का खर्च
और विक्री, ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल दिया गया है। और इस एग्जाम्पल के अंदर ये x1 है, x2 है, x3 है, x4, x5, s6, y1, y2, y3, y4, y6, सॉरी y5 और y6। इसको अगर लिखना होगा तो देखिए यहाँ पर पहला बिंदु क्या है, 5 और 20 है। x का मान 5, y का मान 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 20। 8 और 30 तो ये हो जाएगा 8 30। 10 50 तो ये हो जाएगा 10 50। ये 15 70, इसी तरह से बिंदु लिखा गया है। ये पहला x1 y1 होगा, देखिए ये दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, चौथा x4 y4, ये x5 y5 का मान है, ये s6 y6 का मान है। तो ये चीज़ तो अपने को समझ में आ गया कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, xn yn दिया गया रहेगा, यानी ये एग्जाम्पल दिया गया रहेगा। यहाँ पर देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये सब दिया हुआ है। अब उससे अपने को करना क्या था, विकीर्ण आकृति बनानी थी। तब देखिए इसको हम विकीर्ण आकृति बना रहे हैं आपके सामने। पहला बिंदु क्या है, 5 और 20, x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 20। देखिए ये है x अक्ष, ठीक है, और ये है y अक्ष। x पर 5, y पर 20। x पर 5 देखिए 5 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा, और y पर 20, y वाले पर 20, यानी अपना बिंदु ये मिला। दूसरा है 8 और 30। 8 कहाँ पर है, x अक्ष पर 8 यहाँ पर है, और y अक्ष पर 30 यहाँ पर है, तो बिंदु अपना यहाँ पर मिला। तीसरा दिया गया है 10 50, ये रहा 10 और इधर से 50, ये बिंदु मिला। चौथा है 15 और 70, 15 14 के बाद यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ 70 ये रहा। फिर 12 60, 12 ये रहा, और 60 इधर से देखेंगे, ये वाला बिंदु मिल गया, ठीक है। यानी ऐसे ही सब बिंदु प्राप्त कर लेंगे। सब बिंदु प्राप्त करने के बाद अधिकांश बिंदुओं से गुजरे इस तरह की एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए अधिकांश बिंदुओं से गुजरे इस तरह से, या अधिकांश बिंदुओं के आसपास से गुजरे इस तरह से मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच ली। देखिए यहाँ पर मैंने एक रेखा खींच ली। अब जब मैं रेखा खींचा तो ये भी ध्यान रखा कि रेखा के ऊपर यहाँ 2 बिंदु मिल गए, और ये जो 4 बिंदु बचे थे 1 2 3 4, ये भी रेखा के आसपास में ही है। तो अधिकांश बिंदुओं से गुजरे ऐसे हमने रेखा खींच ली। अब रेखा खींचने के बाद अब इसके अंदर यदि y सापेक्ष चल हो, ये y कैसा चल हो, सापेक्ष चल हो, y दिया गया हो सापेक्ष चल में, और x निरपेक्ष चल दिया गया हो। देखो y सापेक्ष चल और x निरपेक्ष चल हो, तो ऐसी रेखा को y का x के प्रति नियत संबंध रेखा की अन्वयोजन कहते हैं, या y का x के प्रति नियत संबंध रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया ये। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, इसको ध्यान से समझिए। अगर मान के चलो कि रेखा में ऐसे नहीं खींचूं, इतना ही बिंदु अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि बेटा आप इसको रेखा खींचो सभी बिंदुओं के आसपास से जाने वाली, ठीक है। मेरी रेखा पर 2 बिंदु हैं, बाकी सब बिंदु आसपास ही आए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा रेखा खींचा जिस पर 3 बिंदु आ गए। देखिए आपकी रेखा खींची गई है, इस रेखा को हम L1 मान लिए, इस रेखा को L2 मान ले रहे हैं। इस पर 3 बिंदु आ गए। अब आप बोलोगे कि सर आपके रेखा पर 2 ही बिंदु हैं और मेरे रेखा पर 3 बिंदु आ गए हैं, दोनों रेखा सही है, आपका भी आंसर सही है। अब इसमें जितने व्यक्ति हो सकते हैं अपने अपने सोच से, जितने व्यक्ति होंगे अपने अपने सोच से अलग अलग रेखा खींच सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को व्यक्ति लक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्ति लक्षी।
क्योंकि जितने व्यक्ति होंगे या जितने विद्यार्थी होंगे सब अपनी अपनी सोच से अलग अलग रेखा खींच सकते हैं। तब इसी चीज को हम लोग समझे। देखिए यहां पर दिया गया है दो संबंधित चल x और y के n अवलोकनों के युग्म x1 y1 x2 y2 x3 y3 डैश 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 xn yn से विकीर्ण आकृति बना करके, सबसे पहले हम क्या किए थे, विकीर्ण आकृति बनाए थे। यहां पर आपके सामने है ये x1 y1 x2 y2 ये अपने को दिया गया है। अधिकांश बिंदुओं के पास से गुजरने वाली रेखा खींची जाती है। ये आपको मैं सिखाया कि सभी बिंदुओं के पास से गुजरे ऐसी दो रेखा, मतलब ऐसी एक रेखा खींचते हैं। और रेखा खींचने के बाद यदि इसमें y सापेक्ष चल हो और x निरपेक्ष चल हो तो ऐसी रेखा को y का x के प्रति नियत संबंध रेखा कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। एक उदाहरण के द्वारा भी मैं आपको समझा दिया। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, ऐसा प्रश्न दिया हुआ रहेगा, इस तरह से अगर प्रश्न दिया हुआ है, आलेख बनाना होगा तो ये विधि बहुत ही आसान होती है। ठीक है, तो इसलिए इस विधि को सरल विधि कहा जाता है और त्वरित यानी जल्दी से हो जाए ऐसी विधि कहा जाता है। देखो कौन कौन सी विधि कहा जाता है इसको, सरल और त्वरित। तो अगला टॉपिक इसमें यही दिया गया है कि नियत संबंध अन्वयोजन की यह विधि अत्यंत सरल एवं त्वरित है। इसके बाद दूसरा, इसमें अगर x का मूल्य दिया गया हो तो y का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अगर यहाँ पर x का मूल्य 6 है, देखिए यहाँ x का मूल्य अगर अपने को 6 दिया जाए तो 6 के सामने ठीक अपने रेखा खींच देते हैं। आपके सामने तो ग्राफ रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे और यहीं से ये y-अक्ष पर भी एक रेखा खींच देंगे। अगर इस विधि में x का मान अगर 6 हो, x बराबर अगर 6 दिया गया हो तो यहाँ y पर कितना रहा है, 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 25। तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 25। ठीक है, x का मान अगर दिया गया है तो y का मान कितना मिलेगा, 25। कैसे निकला है ये आपको बता दिए। तो इसमें यही अपने को पढ़ना है कि इस विधि में निरपेक्ष चल x के ज्ञात मूल्य से सापेक्ष चल, देखो x कैसा है, निरपेक्ष चल है, अभी मैं बताया। तो निरपेक्ष चल का अगर मूल्य अपने को ज्ञात हो तो y का मूल्य यानी सापेक्ष चल का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला मुद्दा यही इसमें समझाया गया है आपको कि इस विधि में निरपेक्ष चल x के ज्ञात मूल्य से सापेक्ष चल y का मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगला टॉपिक मैं बताया ही कि इस विधि में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग रेखा खींची जा सकती है और x के एक ही मूल्य के लिए y का मूल्य अलग अलग प्राप्त हो सकता है। अब ये कैसे होगा तो ये भी आप समझ लो। जैसे मान के चलो यहाँ पर x बराबर हमने 12 लिया, x बराबर जब मैंने 12 लिया तो जो रेड कलर का रेखा जो दूसरा विद्यार्थी खींचा था उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने x बराबर क्या लिया, 12 लिया, x बराबर मैंने लिया 12। तो यहाँ पर जो रेड कलर की रेखा है, जो रेड कलर वाली लाइन विद्यार्थी बनाया है वह y बराबर कितना बताएगा, y बराबर देखिए यहाँ पर खींच देगा ऐसे, तो ये y का मान 40 और 50 के बीच में यानी y बराबर बोलेगा कि 45 आया है। परंतु ये जो ब्लू कलर वाली लाइन जो पहले बनाया गया था, अगर ये दूसरा विद्यार्थी है तो ये बोलेगा कि नहीं, x बराबर अगर 12 लिया जाए तो x बराबर 12 उस रेखा तक पहुंचाओ। तो यहाँ y का मान देखिए, y का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर y का मान यहाँ पर लेके चल रहा है तो 60 में थोड़ा सा कम यानी 58 के आसपास हो जा रहा है। यानी x बराबर अगर 12 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 58। अब देखिए x का एक ही मूल्य यहाँ 12 था तो y बराबर कितना आया, 45, ये रेड कलर वाले से, ये वाली लाइन से। परंतु जो दूसरी वाली लाइन है जो दूसरे विद्यार्थी ने खींचा था उसमें के लिए x बराबर अगर 12 है तो y का मान कितना होगा, यहाँ 58 आया था, ये वाला मान। दोनों में x का मान समान है परंतु y का मान अलग अलग है।
तो यही टॉपिक आगे समझाया गया है। दोनों का मान अलग अलग आवे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस विधि में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग रेखाएं खींची जा सकती है। ये तो मैं आपको बताया कि एक विद्यार्थी था जो ब्लू कलर वाली लाइन खींचा, परंतु दूसरे विद्यार्थी ने ये रेड कलर वाली अलग अलग लाइन खींच दिया। अब जिससे x के एक ही मूल्य के लिए y का मूल्य अलग अलग प्राप्त होता है, मैं अभी बता दिया। इसलिए यह विधि को व्यक्तिलक्षी, इसको विकल्प के लिए एक एक वाक्य के लिए याद रखना है, कारण के साथ दिया गया है। कारण में भी अगर पूछ दिया जाए 1 नंबर में कि विकीर्ण आकृति की विधि को व्यक्तिलक्षी विधि क्यों कहा जाता है, तो ये पूरा मुद्दा आपको लिखना होगा कि इस विधि में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग रेखा खींची जा सकती है और x के एक ही मूल्य के लिए y का मूल्य अलग अलग प्राप्त होता है, इसलिए इस विधि को व्यक्तिलक्षी कहा जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है L1 और L2, दो विद्यार्थियों ने दो रेखा खींचा हुआ है। x बराबर 1 के लिए ये वाला व्यक्ति यहाँ का मान बताएगा और ये रेखा वाला व्यक्ति यहाँ का मान बताएगा। दो अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। अब एक ही कीमत के लिए जब दो अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, इसलिए इस विधि को श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा नहीं कह सकते। श्रेष्ठ यानी ऐसा नहीं कहेंगे कि सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक ही मूल्य का y के x के एक ही मूल्य के लिए y के अलग अलग मूल्य प्राप्त होते हैं। तो श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा के लिए न्यूनतम वर्ग की विधि का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम वर्ग की विधि। हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग देखेंगे दूसरा जो विधि दिया गया था, न्यूनतम वर्ग की रीति। नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन ज्ञात करने की दो विधि हम लोग पढ़े थे, विकीर्ण आकृति की विधि और दूसरा न्यूनतम वर्ग की विधि। तो विकीर्ण आकृति की विधि तो हम लोग अभी समझ चुके हैं। अब समझेंगे न्यूनतम वर्ग की विधि। न्यूनतम वर्ग की विधि में क्या होता है, देखिए, माना दो संबंधित चल, ये तो हम लोग बहुत पहले से बात करते आए हैं कि दो चल रहेंगे, चल x और चल y। चल x को हमेशा निरपेक्ष चल कहा जाता है, चल y को हमेशा सापेक्ष चल कहा जाता है। उनके n क्रमित युग्म यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 डैश 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 xn yn से सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकीर्ण आकृति खींचेंगे। अभी हम लोग पिछले विधि में ये पढ़े थे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 से हमने क्या किया था, यहाँ पर विकीर्ण आकृति बनाया था। तो पहला काम अपने को यही करना होगा। दूसरा काम, यदि चल x और y के बीच रैखिक नियत संबंध प्रदर्शित करने वाली रेखा, देखिए यहाँ पर चल x और चल y के बीच में जो संबंधित चल हैं उनको प्रदर्शित करने वाली जो रेखा की विधि है वही रैखिक नियत संबंध होता है या नियत संबंध रेखा का अन्वयोजन होता है। तो प्रदर्शित करने वाली रेखा का समीकरण, इसको आपको याद रखना है कि सूत्र की तरह आपको ज़रूरत पड़ेगा कि y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो। तो अब इसमें क्या क्या है, ये y कैप, ये क्या है, y का अनुमानित मूल्य है, a अचलांक है, इसका मूल्य फिक्स होता है, b भी अचलांक है और x यानी x की वैल्यू। तो अचलांक a और b को न्यूनतम वर्ग की विधि से निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। यानी अब a और b को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, माना चल x के x1 x2 x3 डैश 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 xn, यहाँ पर उदाहरण में देखो सिर्फ x वाला मूल्य, ये x1 x2 x3 x4 x5 s6, ठीक है। तो मूल्यों के अनुरूप y की रेखा से प्राप्त अनुमानित मूल्य। अब यहाँ पर देखिए एक आलेख दिया गया है अपने को, बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा बिंदु अपना, और इस बिंदु को हम कहेंगे x1 y1 दिया हुआ है। अब ये x1 के लिए y का, देखिए ये क्या है, रेखा का समीकरण है। इस रेखा का समीकरण क्या है, ये y के बराबर a प्लस बी एक्स। अब इस बिंदु के लिए अगर x1 यहाँ पर है तो y का मूल्य क्या होगा, तो इस रेखा पर हम सीधे लाइन खींचेंगे, ये रहा y का मूल्य। अब ये जो y का मूल्य है तो इसको हम कहेंगे y कैप, यहाँ जो मान आएगा उसको हम क्या कहेंगे, y कैप, ये रहा। अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा,
तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अक्ष पर चली गई दूरी, तो एक अक्ष पे चली गई दूरी यहाँ पर क्या है x1, यहाँ के लिए या यहाँ के लिए दोनों x1 ही रहेगा। और यहाँ y अक्ष पर चली गई दूरी, तो यहाँ पर क्या है y∩1। तो देखिए ये x1 के लिए यहाँ पर y का मूल्य क्या मिला, y∩1। ऐसे ही दूसरा बिंदु यहाँ पर है, ये x2 का मूल्य है। तब x2 के लिए y का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से सीधे रेखा खींचेंगे, यहाँ पर आएगा, ये रहा y∩2। ये तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है, इस तरह से डैश डैश करके xn yn इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, जैसे मान के चलो 3 है और यहाँ 5 आया हो, 3 और 5, यहाँ 5 आया हो, तो ये 3 के लिए y का अनुमानित मूल्य ज्ञात करें इस रेखा के लिए। तो सीधे हम आ जाएंगे रेखा पर से y अक्ष पर लंब खींचेंगे, तो यहाँ अनुमानित मूल्य 5 से कम यानी 4 आएगा। तो y का अनुमानित मूल्य देखो 3 के लिए y का अनुमानित मूल्य कितना आया, 4 आया। तो यही, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है, सिर्फ ये समझ लो कि x1 x2 x3 डैश डैश xn के मूल्यों के अनुरूप चल y की रेखा से प्राप्त अनुमानित मूल्य y∩1 y∩2 y∩3 डैश डैश y∩n है। और चल y के अवलोकित मूल्य यानी y का मूल्य कितना था, जैसे यहाँ पर x1 x2 था, वैसे y1 y2 y3 डैश 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 yn है। देखिए ये तो y का असली मूल्य है और ये y का अनुमान किया गया मूल्य है। हम लोग ऐसा पढ़े थे कि अनुमानित मूल्य ज्ञात करना है, तो ये y का असली मूल्य है और ये y का अनुमान किया गया मूल्य है। तो x की कोई भी कीमत x बराबर x1 के अनुरूप, जैसे x बराबर 3 के लिए y, अगर y का मूल्य ज्ञात करना होगा तो उसके लिए समीकरण होता है कि y बराबर a + bx1। a का मूल्य b का मूल्य प्रश्न सोल्व करके अपने को ज्ञात करना होता है, x1 की कीमत अपने को दिया हुआ रहेगा, बस y का मूल्य आ जाएगा। अब देखो अनुमायोजित रेखा का समीकरण क्या मिला, y बराबर a + bx1 मिला। तो इसमें से जो अचलांक a और b को इस प्रकार निकाला जाता है कि त्रुटि का वर्गों का योग न्यूनतम हो। त्रुटि को e से प्रदर्शित करते हैं, इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, त्रुटि को e से प्रदर्शित करते हैं और e बराबर सूत्र होता है कि yi माइनस y∩i। ठीक है, यानी इस तरह से रहेगा कि y1 माइनस y∩1, इस तरह से हो सकता है y2 माइनस y∩2, i के जगह पर 1 2 3 कोई भी संख्या हो सकती है। तो त्रुटि e बराबर ये सूत्र होता है, याद रखना। त्रुटि किसे कहते हैं ये भी आगे आएगा। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि उसमें त्रुटि बहुत कम हो। अब ये त्रुटि क्या होता है, उदाहरण के रूप में जैसे मान लो कि बिंदु अपना यहाँ पर दिया गया है और रेखा यहाँ से जा रही है, तो इस बिंदु से और रेखा के बीच में ये y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं, इसी की लंबाई त्रुटि कहलाती है। यहाँ पर बिंदु है, तो इस बिंदु से इस रेखा के बीच में ये जो दूरी है यही त्रुटि है। यहाँ पर बिंदु है, देखिए ये बिंदु रेखा के पास में है तो यहाँ पर त्रुटि कम आएगा। अगर कोई बिंदु रेखा के ऊपर ही है तो वहाँ पे त्रुटि 0 आता है। याद रखना त्रुटि क्या है, तो दिए गए बिंदु से और रेखा के बीच की दूरी, दिए गए बिंदु से रेखा के बीच की दूरी है त्रुटि। और वो कैसे दूरी निकालते हैं, तो y अक्ष के समांतर रेखा खींच के, यानी जैसे ये है वैसे ही ये, देखिए y अक्ष ये रहा, यहाँ पर समांतर खींच करके और त्रुटि निकाला जाएगा। तो त्रुटि e बराबर सूत्र क्या होता है, y माइनस y∩, वर्गों का योग न्यूनतम हो। अर्थात यहाँ पर देखो वर्गों का योग न्यूनतम हो, त्रुटि के वर्गों का योग, त्रुटि यानी e के वर्ग यानी स्क्वायर कर दिए, योग यानी सिग्मा, न्यूनतम यानी कम होना चाहिए। तो सिग्मा ई स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। सिग्मा ई स्क्वायर लिखे या सिग्मा ई स्क्वायर के जगह पर ई की यही सूत्र लिख दे कि yi माइनस y∩, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखना छूट गया है, न्यूनतम हो। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दे, सिग्मा ई स्क्वायर बराबर यहाँ पर सिग्मा yi है तो yi, यहाँ माइनस y∩i या y∩ का सूत्र क्या होता है, a + bx। तो ब्रैकेट में रख देंगे a + bx, इस माइनस के चलते ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त रेखा y∩
बराबर a प्लस बी एक्स विकीर्ण आकृति के सभी बिंदुओं से संभव हो उतने समीप से गुजरने वाली रेखा है। ये बताओ, ये रेखा क्या है? y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, जितने बिंदु हैं उनके आसपास से गुजरने वाली रेखा है। नियत संबंध रेखा प्राप्त करते समय त्रुटि के वर्गों का योग न्यूनतम किया जाता है। मैं क्या बताया? सभी बिंदुओं के पास से जाए ऐसी रेखा खींचते हैं, और जब सभी बिंदुओं के पास से जाएगा तो यहाँ पर देखो त्रुटि क्या निकलेगा? कम निकलेगा। अब ऐसे नहीं, अगर यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से हमने रेखा खींच दिया तो त्रुटि बहुत ज़्यादा निकलेगा। सभी बिंदु के पास से जब जाएगा तो त्रुटि कम निकलता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि नियत संबंध रेखा प्राप्त करते समय त्रुटि के वर्गों का योग न्यूनतम किया जाता है, जिसे न्यूनतम वर्ग की विधि कहते हैं। देखो, किसको न्यूनतम किए? त्रुटि के वर्ग को। जब त्रुटि के वर्ग को क्या किए? न्यूनतम किए, तो इसलिए न्यूनतम वर्ग की विधि है ये। अब अनुमानित त्रुटि किसे कहते हैं ये भी आता है एक एक वाक्य में। कई बार ये प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा चुका है सेक्शन बी में। तो अनुमानित त्रुटि किसे कहते हैं? तो चल y के किसी भी मूल्य yi, चल y का कोई भी एक मूल्य दिया गया हो और अनुमानित मूल्य y कैप के अंतर को त्रुटि कहते हैं। चल y का असली मूल्य हो और अनुमानित मूल्य हो, दोनों को अंतर कर देंगे यानी घटा देंगे, उसको हम क्या कहेंगे? त्रुटि। यहाँ पर त्रुटि को ई से लिखते हैं, तो ई आई बराबर वाई आई है, ये हम माइनस वाई कैप के जगह पर क्या करेंगे? ये पूरा पूरा लिख देंगे। वाई कैप के जगह पर ए प्लस बी एक्स यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जब कोष्टक खुलेगा तो देखो अंदर का निशान बदल जाएगा, तो वाई आई माइनस ए, अंदर का निशान बदल गया तो प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब यही काम यहाँ पर किया गया था कोष्टक खोल करके, तो शायद यहाँ पर आपको कम समझ में आया हो। यहाँ पर आप देख लो, त्रुटि ई बराबर क्या होता है? त्रुटि ई बराबर होता है कि वाई आई माइनस वाई कैप। वाई आई ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। वाई कैप के जगह पर हम क्या करेंगे? वाई कैप के जगह पर ये वाला सूत्र लिख देंगे, ए प्लस बी एक्स। अब कोष्टक खोलेंगे तो ये वाई आई ऐसे ही रहेगा, ये माइनस, कोष्टक खुलेगा तो अंदर का ये माइनस हो जाएगा। तो त्रुटि ई बराबर या तो ये सूत्र लिखते हैं या त्रुटि ई बराबर ये वाला सूत्र लिखते हैं। अब देखिए, कहीं भी आलेख बनाएंगे तो आलेख के ऊपर देखिए, ये हम लोगों का आलेख रहा, ये रहा रेखा। अगर इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु है तो त्रुटि क्या होगा? धन में होगा, त्रुटि धनात्मक होता है। अगर इस आलेख से नीचे ये बिंदु है तो यहाँ पर त्रुटि क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर कोई बिंदु रेखा पर है तो यहाँ पर, जैसे मान लो ये बिंदु रेखा पर ही है, तो यहाँ पर त्रुटि क्या होगा? शून्य होगा। ये तीन चीज़ याद रखना है कि अगर दिया गया बिंदु रेखा के ऊपर है या आलेख के ऊपर है तो त्रुटि धनात्मक होता है। दिया गया बिंदु रेखा से नीचे है तो त्रुटि ऋणात्मक होता है। दिया गया बिंदु रेखा पर है तो त्रुटि शून्य होता है। ये चीज़ आईएमपी है, सेक्शन बी में एक एक वाक्य में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर तीन मुद्दे लिख करके मैं दे दिया हूँ कि किसी भी रैखिक संबंध के आलेख में रेखा के ऊपर आए हुए बिंदुओं के लिए त्रुटि धन होगा। यानी रेखा के अगर ऊपर, जैसे इस तरह से मान लो कि रेखा के ऊपर कोई बिंदु है तो त्रुटि यहाँ क्या होगा? धनात्मक होगा। रेखा के अगर नीचे कोई बिंदु है तो त्रुटि ऋणात्मक होगा। दूसरा में यही दिया गया है, त्रुटि ऋण होता है। और रेखा पर कोई बिंदु है तो त्रुटि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही तीन लाइन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ सूत्र के ऊपर आप ध्यान मत दो। सूत्र तो ये होता है, याद करना चाहोगे तो याद कर सकते हो, परंतु सूत्र याद करने की मैं टेक्निक अभी अलग से बता रहा हूँ। पहले नीचे इस सूत्र के द्वारा b का मान ज्ञात करते हैं, सिर्फ इतना ही जान जाओ। b का मान मिलने के बाद b के बारे में क्या क्या जानकारी है पहले उसको जान लेते हैं, इसके बाद सूत्र कैसे याद करेंगे उसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले b के बारे में ये जानकारी है। ये b मिला कहाँ से? y कैप बराबर सूत्र क्या था? a प्लस बी एक्स। a और b अचलांक है। तो b का मान, इस विधि से प्राप्त b के मूल्य को, यानी सूत्र से जो b का मूल्य निकालते हैं, y की x के प्रति नियत संबंध रेखा का नियत संबंधांक कहते हैं। नियत संबंधांक किसको कहते हैं? b को कहते हैं, याद रखना। b को नियत संबंध रेखा का ढाल भी कहते हैं। b को क्या कहा जाता है? नियत संबंध रेखा का ढाल। b के दो नाम हैं, देखो b है, इसके दो नाम हैं।
क्या क्या है? पहला है नियत संबंधांक, और दूसरा नियत संबंध रेखा की। अब इसमें ए का अचलांक क्या है? ए है, तो ए को नियत संबंध रेखा का अंतःखंड कहते हैं। ए को क्या कहा जाता है? नियत संबंध रेखा का अंतःखंड। इतना अपने को याद रखना है। बी के दो नाम दिए गए हैं, नियत संबंधांक और नियत संबंध रेखा की ढाल। विकल्प के लिए और एक एक वाक्य के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। और ए को कहते हैं अंतःखंड। अब जब बी का मान अपने को प्राप्त हो जाए तो वहाँ से अर्थघटन करना होता है। प्रश्न के अंदर अर्थघटन करने के लिए दूसरे चैप्टर में भी आता था और तीसरे में भी आएगा। तो देखो, सबसे पहले बी क्या करता है? एक्स के मूल्य में एक इकाई का अगर परिवर्तन किया जाए, दो चल राशि होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है 12। एक्स का मूल्य 5, वाई का मूल्य है 12। तो एक्स के मूल्य में एक इकाई का परिवर्तन किया जाए, यानी एक्स के जगह पर कर दिया जाए 6। नियत संबंधांक बी, चल एक्स के मूल्य में एक इकाई का परिवर्तन करने पर चल वाई के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को सूचित करता है। वाई के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? तो बी के बराबर, अगर बी बराबर 3 है, अगर बी का मान 3 आया हुआ है तो यहाँ 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर देखो दूसरा, यदि बी बड़ा हो 0 से, बी इज ग्रेटर देन 0 हो तो, इसको याद रखना, बी 0 से बड़ा हो तो निरपेक्ष चल x के मूल्य में एक इकाई का परिवर्तन करने पर, यहाँ b बराबर हम क्या माने थे? 3 माने थे। b क्या है? 3 क्या है? 0 से बड़ा है, तो b बड़ा हो गया 0 से। यही उदाहरण लगेगा। x के मूल्य में एक इकाई का परिवर्तन करने पर, x के मूल्य में हमने एक इकाई का परिवर्तन किया था, 5 से 6 कर दिया था। सापेक्ष चल y के मूल्य में, सापेक्ष चल यानी इसके मूल्य में कितनी वृद्धि होती है? b इकाई की। b का मान कितना था? 3, तो इसमें 3 की वृद्धि किया गया था, तो 12 से बढ़ के कितना आया था? 15 आया था। दूसरी लाइन यही है। अब अगर b का मान 0 से छोटा हो, अगर b के जगह पर अगर यहाँ मान लो x, यहाँ मान लो y, और b का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होने का मतलब कि यहाँ पर b के लिए मान लो कि -2 दिया गया हो, तब देखो क्या होता है? x के मूल्य में एक इकाई का वृद्धि करने पर, जैसे मान लो कि यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 15। x के मूल्य में एक इकाई का वृद्धि करने पर, एक इकाई का वृद्धि कर दो, 8 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 9। सापेक्ष चल y के मूल्य में b इकाई की अनुमानित कमी होगी। b कितना है? 2 है। ये निरपेक्ष मान में 2 दिया गया है। निरपेक्ष मान में 2 देने का मतलब कि चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, -2 हटा देंगे, सिर्फ 2 इकाई की कमी कर देंगे। तो 15 में 2 इकाई की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। यानी x बराबर 9 के लिए अनुमानित मूल्य कितना आएगा? 13 आएगा। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि तीसरे चैप्टर में कौन कौन से सूत्र का उपयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहले तीसरे चैप्टर के सूत्र का प्रयोग देखने से पहले हम लोग साथ साथ में दूसरे चैप्टर का एक बार रिवीजन भी करते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, चैप्टर 3 का नाम क्या है? रैखिक नियत संबंध। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि y का x के प्रति अन्वयोजित रेखा का समीकरण कितना होता है? y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, जहाँ a और b अचलांक होते हैं। y कैप क्या था? y का अनुमानित मूल्य था। x तो दिया गया चल, अपने को पता ही रहेगा। अब देखिए, y कैप क्या है? अनुमानित मूल्य है, ये तो ज्ञात करना रहेगा। a अचलांक है, तो अचलांक ज्ञात करने के लिए हमेशा अपने को एक ही सूत्र का उपयोग करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर कि a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। हमेशा ध्यान रखना कि a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, इसी सूत्र का उपयोग करना है हमेशा a ज्ञात करने के लिए। अब b ज्ञात करने के लिए कंडीशन के अनुसार अलग अलग सूत्र होते हैं, और वो भी याद करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े थे कि अलग अलग कंडीशन क्या क्या थे। देखिए, जब x बार और y बार दोनों पूर्णांक होते थे तो दूसरे चैप्टर में रैखिक संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग r का मान निकालने के लिए एक सूत्र का उपयोग करते थे।
और आर का मान होता था कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार अपॉन करड़ी में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इनटू दूसरे करड़ी में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही जब एक्स बार और वाई बार पूर्णांक हो तो उस समय अपने को बी निकालने के लिए जब कहा जाएगा तो ऊपर वाली ये पूरा लाइन वैसे ही लिख देना है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये ऊपर का तो पूरा का पूरा लिख दिए, अपॉन में भी लिख देंगे। अब यहाँ नीचे वाले में वाई वाला कैंसिल कर देना है, यानी ये वाला नहीं लिखना है, सिर्फ अपने को यही लिखना है और करड़ी नहीं लगाना है। सूत्र वही का वही हो जाएगा कि एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये अपना बी का सूत्र हो गया। इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे? जब एक्स बार और वाई बार पूर्णांक हो। यहाँ पर ध्यान रखना कि जब एक्स बार वाई बार क्या दिया गया हो? पूर्णांक दिया गया हो, तब भी ज्ञात करने के लिए ये सूत्र का उपयोग करेंगे। ए ज्ञात करने के लिए तो इस सूत्र का उपयोग हम लोग पहले से जानते ही हैं। जब एक्स बार और वाई बार अपूर्णांक होता है और चलों के मूल्य छोटे छोटे होते हैं तो आर का मान ज्ञात करने के लिए हम ये वाले सूत्र का उपयोग करते हैं, एक्स वाई वाला, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में करड़ी में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, दूसरे करड़ी में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग हम लोग कब करते थे? दूसरे चैप्टर में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना होता था तब। अब यहाँ पर नियत संबंध गुणांक या नियत संबंधांक बी का मान जब ज्ञात करना होगा तो फिर ऊपर वाले सूत्र की तरह ऊपर वाली लाइन तो पूरा का पूरा वही लिखना है अपने को कि एन सिग्मा एक्स वाई माइनस ये क्या है? सिग्मा एक्स है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? सिग्मा वाई है, अपॉन में यहाँ भी ये लास्ट वाला यानी वाई वाला कोष्टक नहीं लिखे थे, यहाँ भी ये वाई वाला कोष्टक नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वाला कोष्टक लिखेंगे, करड़ी नहीं लगाएंगे। सूत्र वही बन जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग कब करना है? जब एक्स बार और वाई बार अपूर्णांक हो, चलों के मूल्य छोटे छोटे दिए गए हो, तब इसका उपयोग करना है। अब इसके बाद जब एक्स बार और वाई बार अपूर्णांक हो, चलों के मूल्य बड़े बड़े दिए गए हो, तो यूवी वाला सूत्र लगाते थे हम लोग दूसरे चैप्टर में। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बी का भी मान ज्ञात करने के लिए यूवी वाला सूत्र होता है और इसका भी याद करने का टेक्निक वही है कि ऊपर वाली लाइन पूरा का पूरा वही लिख देना है। ऊपर वाली लाइन पूरा का पूरा जब हम वही लिखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस ब्रैकेट में सिग्मा यू, दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा वी अपॉन में, यहाँ पर क्या करते थे? लास्ट वाला कोष्टक नहीं लिखते थे, यहाँ भी लास्ट वाला कोष्टक नहीं लिखते थे, यहाँ भी लास्ट वाला कोष्टक नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे कि एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, करड़ी यहाँ भी नहीं लगाना है। यहाँ पर छोटा सा एक और अपने को ऐड करना पड़ता है, यहाँ पर ऐड करना पड़ता है सी वाई अपॉन सी एक्स। इसका उपयोग सवाल जब चालू होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये अच्छा सा आइडिया मिल गया कि बी का मान ज्ञात करने के सूत्र कौन कौन से हैं, कैसे याद रखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।